स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है, जिसे संगम नगरी प्रयागराज के लोगों ने उत्साह के साथ मनाया। हालांकि पार्टी दफ्तर पर हुए जन्मदिन समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां अखिलेश की तस्वीर के साथ मनाए गए जन्मदिन समारोह में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही धारा 144 के नियम का। पार्टी दफ्तर में हुए कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। सभी लोग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था। हालांकि जन्मदिन मना रहे कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर देश के कोरोना मुक्त होने की कामना भी की, पर कोरोना को दूर भगाने का सबसे जरूरी जो हथियार था सोशल डिस्टेंसिंग, उसका खुद भी पालन नहीं किया। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अखिलेश जी का जन्मदिन जो मनाया गया है, यहाँ पे हम उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए संकल्प लिए हैं। हमारा संकल्प यह है कि समाज में जो है भाईचारे के बिना कोई विकास पहुँचेगा नहीं। विकास करना है, भाईचारा काम करना है और नफरतों का जो इन्होंने आडंबर खड़ा कर दिया है उसको लड़के हराना हमको है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने आए, कई मुद्दों को उन्होंने उठाया, लेकिन कोरोना काल है, ना सोशल डिस्टेंसिंग याद रही और ना ही हर किसी के चेहरे पर मास्क था। जी बिल्कुल, प्रयागराज में यही तस्वीर आज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर दिखाई दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक बड़े समारोह का आयोजन किया। तकरीबन 200 लोग उसमें जुटे, जिसमें कई विधायक थे, पूर्व सांसद थे, लोकसभा के प्रत्याशी थे, पदाधिकारी थे। सबने अलग अलग ग्रुप में फोटो खिंचाई, केक काटे, तस्वीरों को मिठाइयाँ खिलाई, लेकिन इस दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग भूले रहे। तमाम लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, खुले चेहरे के साथ थे, नारेबाजी कर रहे थे, एक दूसरे से सटे हुए थे, बल्कि फोटो खिंचाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर कूदते हुए से नजर आए। खास बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस मौके पर संकल्प लिया कि देश को कोरोना मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसा संकल्प लिया गया। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दी वो एकदम अलग दिखाई दी। तस्वीरें जो दिखाई दी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थीं। तो क्या इसी तरह से कोरोना को हराएंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? यानी दावे कुछ और, हकीकत कुछ और, दोनों में काफी फर्क नजर आया और ये बेहद अफसोसजनक तस्वीर दिखाई दी। जी हाँ, बिल्कुल बेहद अफसोसजनक तस्वीर दिखाई दी। शुक्रिया मोहिन अहम जानकारी के लिए। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, हर कोई एक दूसरे से सटा हुआ खड़ा हुआ था। एक और खबर हम आपके सामने रखते हैं। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओम प्रकाश राजभर ने नसीहत दी। क्या कहा है? कहा है अहंकार त्यागो, नहीं तो 2017 से भी बुरा हाल होगा। सोच लें अखिलेश, नहीं तो 2022 में और बुरा हाल होगा। ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर भी हमला बोला और कहा पहले सही थी भाजपा, अब भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। तो ओम प्रकाश राजभर उन्होंने कहा है अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनको नसीहत देते हुए कि अहंकार त्यागो, नहीं तो 2017 से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। सोच लें अखिलेश, 2022 मतलब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसमें और बुरा हाल होगा। नीतीश पांडे से अपडेट लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर वार किया है ओम प्रकाश राजभर में, क्या सियासी मायने इसके निकाले जाएं? आस्था, आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर शुरू से अगर बात करें तो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। और आज जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने अपने हमलावर तेवर दिखाए हैं, चाहे वो सपा को लेकर चाहे बीजेपी को लेकर, वो कहीं ना कहीं नए तरह की राजनीति की ओर इशारा करता है। आपको बता दें कि इन सारे हमलावर तेवरों के बीच उनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति जो मोहब्बत है वो भी दिखाई दी। साफ तौर पर जिस तरह से नेपाल और चीन का विवाद है उसे लेकर अगर ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर गौर करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस दौरान मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौरान चटाई और स्वेटर बेचकर अपने देश में हमारे देश में बेचकर और अपने देश में जाकर अपना खर्च चलाने वाले लोग अगर आंख दिखा रहे हैं तो प्रधानमंत्री सब 56 इंच का सीना लिए क्या कर रहे हैं? आज वो लाल आंखें कहाँ हैं? ये सारे सवाल उठाए। लेकिन
कांग्रेस से उनकी मोहब्बत साफ तौर पे दिखाई दी। लिहाजा अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर पलटवार करती है या किस राजनीतिक चर्चा है वो कोई और मोड़ लेती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज बीजेपी और सपा को लेकर हमलावर दिखाई दिए। आस्था। जी हाँ, बिल्कुल, और हमने देखा भी कि किस तरह दोनों पार्टियों को उन्होंने अपने निशाने पर लिया है। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए नीतीश। उधर यूपी के अंदर शिक्षा विभाग में लगातार फर्जीवाड़े के खुलासे से महकमे में नींद उड़ी हुई है। मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापन के दौरान लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। हम आपको ताजा 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद इन फर्जी शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाने लगा। बाराबंकी में 6 अध्यापक, एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पकड़ा गया जिनके पैन कार्ड पर दूसरे जिलों में शिक्षकों को पैसे मिलते रहे। मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग के दौरान इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज करा के इनका वेतन रोक दिया गया है। बरेली की बात करें तो यहां एक प्रिंसिपल के दस्तावेजों पर मुजफ्फरनगर में एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है और इसका खुलासा भी मानव संपदा पोर्टल पर सत्यापन के दौरान हुआ। कन्नौज की बात आपको बताते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वाले 13 शिक्षकों को फौरन बर्खास्त कर दिया गया। सभी फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कराकर नियुक्ति के समय से दिए गए वेतन की रिकवरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। तो एक के बाद एक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है और ये फर्जी तरीके से टीचर्स की भर्ती से जुड़ी हुई बात है। डॉक्यूमेंट किसी और के, पैन कार्ड किसी और का, पर तनख्वाह अपनी। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक जनपद स्तरीय समिति गठित हुई है शासन स्तर से, तो अभी हम लोगों ने उसकी बैठक कराई है। एडीएम की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें एडिशनल एसपी हैं और मैं हूँ, इसमें जिला शिक्षा अधिकारी हैं। और तो हम लोगों ने बैठक करा के एक प्रोफार्मा डेवलप किया है, सभी शिक्षकों का उस पर भराया जा रहा है। पुनः इसकी बैठक हमारी 15 जुलाई को होगी। हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि किस किस बिंदुओं पे क्या क्या सूचना डिटेल ली जाए और वो प्राप्त हो जाएगा। फिर इसकी स्क्रूटनी होगी और कोशिश की जाएगी। चूँकि शिक्षक हमारे यहाँ संख्या है, काफ़ी है, तो समय तो लग सकता है, बट निश्चित है कि काफ़ी कुछ इसमें पता चलेगा। एक तरफ भारत नेपाल विवाद पर पॉलिटिक्स हो रही है, तो वहीं श्रावस्ती में नेपाल की साजिश देखी जा रही है। यहां भारत नेपाल बॉर्डर पर चीनी कैंप नजर आ रहे हैं और नेपाली आर्मी भी। श्रावस्ती के सागर जिले में जहां पहले चरवाहे नेपाल की सीमा में चले जाते थे, लेकिन अब चरवाहों को नेपाली सैनिकों की तरफ से पीटा जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरह भारत नेपाल के बॉर्डर पर गतिविधियां तेज हैं। नेपाली सेना का एक जवान बकायदा वहां पर छप्पर लगाए कुर्सी डाले बैठा है। पहले जो मवेशी या चरवाहे भूमि के थोड़ा उस पार चराने के लिए चले जाते थे अपने मवेशियों को, अब उनको पीटा जा रहा है पकड़ के। चीनी कैंप देखा जा सकता है तस्वीरों में। देखिए, नेपाल बॉर्डर जो है उसमें जो नेपाल की तरफ का हिस्सा है उसका हाल आप देखिए। भारत के खिलाफ आखिर ये क्या तैयारी कर रहा है नेपाल, और वो भी चीन की शह पर। चीन की शह पर नेपाल में किस तरह एक एंटी इंडिया मूवमेंट को खड़ा किया जा रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर चीनी कैंप देखे गए हैं। नेपाल की सेना के जो जवान हैं और वो यहाँ पर जो चरवाहे या उनके मवेशी जो थोड़ा पहले अंदर तक आ जाते थे, अब उनको पीट रहे हैं पकड़कर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर किस तरह चीनी कैंप नजर आ रहा है। एक तरफ एलएसी पर टेंशन लगातार बढ़ी हुई है भारत और चीन के बीच में, दूसरी तरफ चीन की शह पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकियों तक भी ये संदेश पहुंचाया जा चुका है कि बॉर्डर पार करें और आतंकी वारदातों को अंजाम दें। तीसरी तरफ यहां नेपाल में किस तरह चीन अपनी पैठ जमा कर बैठा है, तंबू लगाए जा रहे हैं, चीनी कैंप वहां पर दिख रहा है, चरवाहों को पीटा जा रहा है नेपाली सेना के जवानों द्वारा, जो आज तक नहीं हुआ। वरना इस तरह ये मवेशी हरे चारे की तलाश में सीमा के थोड़ा इस पार उस पार आना जाना रहता था, चरवाहे उनको पकड़ लाते थे, लेकिन अब नेपाली सेना के जवान उन्हें पीट रहे हैं। और अब आपको वो दर्दनाक तस्वीर दिखाते हैं जो कश्मीर के सोपोर से आई है। सोपोर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, तो आतंकियों की गोली से एक आम नागरिक की भी जान चली गई, जो अपने 3 साल के नाती के साथ दूध लेने जा रहा था। यह मासूम बच्चा अपने नाना के पेट पर बैठा रोता रहा। इस बीच एक जवान ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। अनजान बच्चा सिर्फ मां के पास जाने की जिद करता रहा और सिसकियां भर रोता रहा। बुलेट प्रूफ पहने एक सैनिक ने बड़े दुलार से उसे गोद में उठा रखा था। मुट्ठी में बिस्किट और चॉकलेट्स भी उसके रख दी। पहले उसके हाथों में जो बिस्किट थे वो टूट चुके थे,
और कुछ नाना के खून से सने हुए थे। तो आतंक की सबसे दर्दनाक तस्वीर आप देखिए। एक तरफ हमले में एक बच्चा, उसके दादा यानी बाबा की मौत हो जाती है। वो बच्चा रोता बिलखता रहता है। इसकी जान सेना के एक जवान ने अपनी जान पर खेलकर बचाई। इस बच्चे के हाथ में खून से सने हुए वो बिस्किट थे जब ये अपने नाना के साथ खेल रहा था और उन पर आतंकी हमला हुआ। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने कायराना हरकत की है। एक मासूम की दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब देवरिया जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां के पूर्व थानाध्यक्ष भटनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अश्लील हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो हालांकि 2 महीने पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अब वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि थानाध्यक्ष साहब किसी और से बात कर रहे हैं और वीडियो बनाने वाले की तरफ गलत इशारे कर रहे हैं। मतलब साफ है, वीडियो बनाने वाली कोई महिला है जो उनकी ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी को ये सब पता नहीं चल पाता है, लिहाजा उनकी अश्लीलता जारी रहती है। जिस तरह का ये वीडियो है वो थानाध्यक्ष साहब का चैम्बर है और इसे वायरल होने के बाद मामले की जांच सीओ स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। आज शाम इसकी रिपोर्ट एसपी को सौंपी जाएगी और फिलहाल थानाध्यक्ष को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है और वीडियो वायरल होने के बाद उनकी अश्लीलता के किस्से भी सबके सामने आ चुके हैं। पति के नाम से है कब्जा है नहीं मुखरी जानकारी नहीं कहाँ का वीडियो है, कहाँ आपके द्वारा मुझे जानकारी हो रही कि वीडियो बन गया कोई, मुझे जानकारी नहीं। जो आप दिखा रहे हैं जो वीडियो, ये तो जो है ऐसा कभी है ही नहीं। मैं तो ऑफिस में बैठा था, जो आप दिखा रहे हैं इसमें कोई लड़की नहीं, कोई और भी नहीं, किसी तरह का कोई है नहीं ऑफिस में। ऑफिस में कोई अकेला बैठा हूँ, मेरे जो है राहन में जो है दाद हो जाता है तो उसकी दवा लगाने लगा मैं, कोई नहीं था इसलिए मैं दवा लगाना। पीछे खिड़की खुली थी, हो सकता है पीछे खिड़की से किसी ने वीडियो बना लिया। अच्छा। पीछे लोग खड़े थे, हो सकता है स्टाफ के हों या अन्य किसी ने जो वीडियो बना के उससे वायरल कर दिया है। आज यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि थाना भटनी के पूर्व प्रभारी निरीक्षक द्वारा एक महिला जो थाने पर फरियाद लेकर के आई थी उसके साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाने पर गंभीर धाराओं में उस इंस्पेक्टर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वह इंस्पेक्टर थाना सलेमपुर में उसके बाद ट्रांसफर हुए थे और उन्हें निलंबित किया जा चुका है। और अब एक बड़ी खबर सोनभद्र से। बीडीओ की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस घोटाले की जांच करने पहुंचे बीडीओ ने धमकी दी है। शिकायतकर्ता के साथ बदसलूकी की भी खबर है और करोड़ों के घोटाले की जांच करने पहुंचे थे बीडीओ। चले जाओगे सर, दिमाग खराब है तुम्हारा। बयान उससे हो रहा है जिससे बात हो उससे बात होगी। चलो करो, तुम्हारा बयान लेना मुझे, बना वीडियो तुम्हारा, तुमसे बयान हो रहा है, तुम हो मतलब लोग बोल रहे हैं तुमसे बात हो रही है, लाभार्थी बयान लेने आए ना, तुम शिकायत कर तो तुम हो, तुम आवाज के लाभार्थी से बयान हो रहा है यहाँ के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तुम कौन हो? नौका पकड़ के फेंकूंगा सारे, चले जाओगे सर, दिमाग खराब है तुम्हारा। बयान उससे हो रहा है जिससे बात हो उससे बात होगी। चलो करो, तुम्हारा बयान लेना मुझे, बना वीडियो तुमसे बयान हो रहा है, तुम हो मतलब लोग बोल रहे हैं। तो देखिए आप किस तरह से एक वीडियो रॉब झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं लोगों पर। घोटाले की जांच करने पहुंचे और जांच करने पहुंचे बीडीओ ने धमकी किस प्रकार वहां लोगों को दी, किस तरह उनको ये हड़काते हुए अपनी हेकड़ी जमाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ तक उठाने का इशारा कर रहे हैं थप्पड़ मारने के लिए। शिकायतकर्ता के साथ ही बदसलूकी पर उतर आए बीडीओ। देखिए इन तस्वीरों में। तुम्हारा बयान लेना मुझे, बना वीडियो तुमसे बयान हो रहा है, तुम हो मतलब लोग बोल रहे हैं तुमसे बात हो रही है, लाभार्थी बयान लेने आए ना, तुम शिकायत कर तो तुम।
उधर बुलंदशहर पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। यहां कोतवाली नगर क्षेत्र के गंगनहर में लावारिस शव को पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों से निकलवाते देखा गया। मामले का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, बुलंदशहर एसएसपी ने दोषी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया और पूरे मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान कराई जा रही है। तो आप तस्वीरें देखिए, लावारिस लाश को नाबालिग बच्चों से निकलवाया पुलिस वालों, और एसएसपी को जब इसकी खबर मिली तो इन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। तो आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे और एक लावारिस लाश को निकालने के लिए पुलिस ने इनको आगे कर दिया। उधर गोंडा के कटरा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब निंदूरी गांव में 5 बच्चे नहाने के दौरान तालाब में डूब गए। हालांकि 3 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। बाकी सुरक्षित बच्चों का इलाज कर्नलगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। उधर जालौन में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक सरफिरे ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए पूरे परिवार के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। मामला रेंडर थाना क्षेत्र के ग्राम का है, जहां पर एक सरफिरे ने पत्नी के मायके से न आने के कारण अपनी मां, भाई, चाचा, 3 बच्चियों समेत परिवार के 6 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और अपने ही घर में आग लगा दी। घर में आग लगी देख परिवार के लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और किसी तरह से परिवार के लोगों को आरोपी के चंगुल से बचाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस वहां पहुंची और घायलों को फौरन अस्पताल भिजवाया गया। वहीं चाचा की इलाज के दौरान मौत हो गई और अन्य घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रेंडर में वेद प्रकाश नाम का जो युवक है, जो 38 वर्ष का है, उसने अपने ही परिवार के लोगों को, अपनी माँ को, अपने चाचा को, अपने बेटे को, सभी लोगों पर हमला किया उसने कुल्हाड़ी से, अपनी बेटी पर, जिससे वो लोग घायल हो गए। उसका ये कहना था कि मेरी पत्नी को नहीं बुलाया जा रहा है और मैं परेशान हो गया हूँ। वो थोड़ा शराब पीता है और नशा भी करता है, और कल उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी, जिस नशे में उसने ये सभी घर वालों पे रात में लगभग 2 बजे के आसपास ये हमला कर दिया। और उसके बाद उन सबको बंद करके ये छत पे चला गया, वहाँ से पत्थरबाजी करने लगा, जिसमें पुलिस गई तो उसके भी अपना बचाव किया पुलिस ने। और उसके बाद इनको रात में गिरफ्तार किया गया और मेडिकल के लिए सब लोगों को ले जाया गया। इस दौरान उनके चाचा की मृत्यु हो गई, जिसमें उनके इलाज के दौरान जो मृत्यु हुई, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और वेद प्रकाश की गिरफ्तारी कर ली गई है। घर में आग लगाने की मामला सामने आया कि आग भी लगाई उसने? हाँ, इसने ये जहां गरीबों को सिस्टम सता रहा है तो किसानों के लिए आफत बन गई हैं टिड्डी दल। हालात ऐसे हैं कि किसानों को कोविड वायरस से ज्यादा डर है अपनी फसल बचाने का। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इस टिड्डी गैंग में लाखों टिड्डे रहते हैं जो चुटकियों में फसल का सफाया कर सकते हैं। जितनी दूर तक नजर जाएगी वहां तक आपको ये टिड्डियों का दस्ता नजर आएगा, जो टीवी पर दिखने में अच्छा लग सकता है लेकिन किसानों का दुश्मन है, जो उनकी कड़ी मेहनत पर चंद मिनटों में पानी फेर सकता है। कोरोना के बाद अगर किसी का आतंक है तो वो है टिड्डी दल का, जिसने सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि शासन प्रशासन की नींद भी उड़ा रखी है, जिसके चलते अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस अब इन शातिर टिड्डियों के आतंक से बचाने में जुट गई है। इटावा में जब प्रशासन को खबर लगी कि आम के बाग में टिड्डियों ने डेरा जमाया है, तो आनंद फानन में एसडीएम बरथना और उप कृषि निदेशक टीम के साथ मौके पर जा पहुंचे। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जरिए 20,000 लीटर पानी में कीटनाशक दवा मिलाकर छिड़काव किया गया। जैसे हवा का रुख आज चेंज हुआ है, आज हवा के हिसाब के साथ साथ ये आ गई यहाँ पे, तो ये फिर कानपुर नगर, कानपुर देहात, फिर औरैया से होते हुए और यहाँ करीब 7:30 से 8:30 के बीच में उसका नाइट स्टे होता। तो जब नाइट स्टे करती तो आज जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे देख रहे हैं, आम के बाग हैं और 100 से लेकर 125 बीघे का आम का बाग है और उसमें पूरी तरह से ऊपर इसके टॉप पे रुकी हुई है
और इसके पत्तियों को खा रही है, बहुत तेजी से खा रही है। तो इसमें हम लोग पूरा जिला प्रशासन के द्वारा, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एक ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है और दवाएं पर्याप्त मात्रा में है। लगभग हम लोग 20,000 लीटर, चारों टैंकर से लगभग 20,000 लीटर दवा का छिड़काव कर चुके हैं। रात में ही नहीं, टिड्डियों के इस दल के खिलाफ दिन में भी मोर्चा जारी है। इन औरैया की तस्वीरों को देखिए, जहां टिड्डी गैंग के खिलाफ महिलाओं ने मुहिम छेड़ी और निर्देशों के मुताबिक टिड्डी गैंग को भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई जगह तो ऐसी है जहां टिड्डियों का ये झुंड किसानों की फसल को चट कर चुका है। तभी तो हर जिले में प्रशासन के सामने नई चुनौती है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जिधर हवा का रुख होता है उसी दिशा में ये टिड्डी गैंग आगे बढ़ता है। एबीपी गंगा के लिए इटावा से फारिक और औरैया से सूर्या की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आपका अपना 24/7 हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब D2H और डिश टीवी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। अभी एक ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।